जी। तो लास्ट वीक हम लोगों ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पॉइंट्स टर्म्स देखी थी। जैसे हमने सीक्वेंसेस देखी थी। इसके अलावा प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट देखा था। डेटाबेस लिंक का कॉन्सेप्ट देखा था। इस तरह की इनिशियल टर्म्स जो हैं वो हमने देखी थी। जब हम डेटाबेस की फाइल्स की बात करते हैं तो डेटाबेस की फाइल्स को डेफिनेटली स्टोर भी करवाना होता है। और आपको पता है ओरेकल के अंदर टेबल स्पेसेस होती हैं। टेबल स्पेसेस में फिर डाटा फाइल्स होती हैं। और एट दी एंड आपका डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में जो है वो डाटा फाइल्स के फॉर्मेट में जो है वो सेव हुआ होता है। और बाकी टेबल स्पेसेस में आपके पास जो है वो सेगमेंट्स, एक्सटेंड्स और ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है। और सबसे नीचे लेवल का जो आपका हायरार्की में अगर देखा जाए तो वो ब्लॉक्स हैं। बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर डाटा जो है वो आपका मेंटेन हो रहा होता है। ये जोया मैंने ना आपको ये लेक्चर 6 सेंड कर दिया बेटा ग्रुप में। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आसिम आसिम आ गया। जी आसिम। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। तो अभी हम देखते हैं कि आप डेटाबेस की फाइल्स को स्टोर किस तरह से कर सकते हैं। मल्टीपल वेरिएशंस आपके पास एग्जिस्ट करेंगी जिनको आप यूज करते हुए डेटाबेस की फाइल्स को सेव कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली अप्रोच है ओरेकल ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। आपको याद होगा जब हमने मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है तो मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एएसएम यूज करते हैं। एक मैनुअल मल्टीप्लेक्सिंग होती है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एक ऑटोमेटिक मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टूल यूज करना पड़ता है जिसे ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। ये ओरेकल का पार्ट है। ये क्या करता है, आपकी जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है या आपके आपके जो डेटाबेस की फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है उसको इजी और एफिशिएंट बना देते हैं और ऑटोमेटिक प्रोसेस बना देते हैं। बजाय इसके कि आप इसको मैनुअली स्टोर करते फिरें, ऑटोमेटिकली जो है वो सेविंग होती रहेगी आपकी फाइल्स की। फिर सेकंड अप्रोच हमारे पास क्या है, फाइल सिस्टम। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, डाटा को फाइल्स के अंदर सेव करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स बना लेते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो ओरेकल के डेटाबेस फाइल्स को सेव करने की सेकंड अप्रोच है ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम्स। कि आप नॉर्मल या ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फाइल सिस्टम जो है वो यूज कर लो। अब कन्वेंशनल फाइल सिस्टम क्या होता है आपका, बेसिकली ये बेसिकली एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल मैनेजर होता है। फाइल मैनेजर का काम होता है कि वो फाइल सिस्टम को मेंटेन करे और फाइल सिस्टम में से फिर आपकी डेटाबेस फाइल्स को स्पेस एलोकेट करके दे, स्पेस असाइन करे आपको। ये फाइल मैनेजर का काम होता है कि डिस्क में से अवेलेबल स्पेस जो भी होगी उसमें से कोई एक खास किस्म की स्पेस जो है वो आपकी फाइल्स को एलोकेट करना, ये फाइल मैनेजर का काम होता है। अब डिस्क में से जो स्पेस आपको एलोकेट की जाती है जिसके ऊपर आप अपनी फाइल्स को सेव करते हैं, वो स्पेस बेसिकली कंटीन्यूअस स्पेस होती है। और आपको पता है कंटीन्यूअस क्या होती है, साथ जुड़ी हुई स्पेस जो होती है। तो यहाँ वही बातें उसने की हैं कि ओरेकल डेटाबेस स्टोर फाइल्स इन फाइल सिस्टम विच इज अ डेटा स्ट्रक्चर बिल्ट इनसाइड अ कंटीन्यूअस डिस्क एड्रेस स्पेस। कि ये जो आपकी डेटाबेस की फाइल्स है ना, ये यूं कह ले कि डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का भी तो काम यही था कि आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, आपके रिकॉर्ड्स को सेव किया जाए। तो डेटाबेस की फाइल्स में भी तो रिकॉर्ड्स ही सेव किए जाएंगे ना। तो ये कहाँ रखे जाएंगे, बिल्ट इनसाइड अ कंटीन्यूअस एड्रेस स्पेस। ठीक है जी। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है फाइल मैनेजर्स, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास फाइल मैनेजर्स होते हैं। करते क्या है वो, that allocate and deallocate disk space into files within a file system। फाइल सिस्टम में जो भी मेमोरी अवेलेबल होगी, स्पेस अवेलेबल होगी, उस स्पेस में से एक खास स्पेस, वो कोई भी हो सकती है, उस अवेलेबल स्पेस में से आपको एक स्पेस जो है वो फाइल्स के लिए असाइन करना, ये फाइल मैनेजर का काम है। A file system enables disk space to be allocated to many files। अब वो बात कर रहा है कि फाइल सिस्टम क्या करता है, मल्टीपल फाइल्स के लिए डिस्क स्पेस जो है वो अवेलेबल करता है। ईच फाइल हैज़ अ नेम, हर फाइल का एक नेम होता है।
and is made to appear as contiguous address space to the applications such as Oracle database. आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं उसका एक नाम होता है, ठीक है, और उस फाइल में अगर फर्ज करें 1000 MB अगर सपोज डाटा है, सपोज, तो वो जो 1000 MB डाटा होगा वो बेसिकली आपको जो भी जगह दी जाएगी वो जगह जहां से शुरू होगी, फर्ज करो आपको जो स्पेस दी गई है उस स्पेस के 100 वाले 100 वाली बाइट पे आपकी फाइल का पहला ऑक्टेट सेव है, पहली बाइट सेव है, तो इसका मतलब आपकी पूरी फाइल की जो बाइट्स होंगी वो कंटिन्यूअसली सेव की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल की एक बाइट डिस्क की एक जगह पे पड़ी हो, दूसरी बाइट डिस्क की किसी और जगह पे पड़ी हो, सारी कंटिन्यूअसली सेव की जाएंगी, ठीक है। और डेटाबेस कहने फिर उसके बाद आपके जो भी ओरेकल डेटाबेसेस वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उनके थ्रू आप फाइल्स में पड़ी हुई चीज़ों को रीड कर सकते हो या राइटिंग कर सकते हो, जो आप इस तरह के काम करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। फिर आगे एक टर्म आ जाएगी लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली जो आपकी डिस्क का वॉल्यूम होता है ना उसकी कंस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि फाइल सिस्टम के बारे में वो कहता है फाइल सिस्टम इज कॉमनली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लॉजिकल, कि आपका जो फाइल सिस्टम है वो आमतौर पे क्या होता है, फाइल सिस्टम इज बिल्ड ऑन, कि आपका फाइल सिस्टम जो है वो लॉजिकल वॉल्यूम के ऊपर होता है, कंस्ट्रक्टेड बाय सॉफ्टवेयर। इसको कौन क्रिएट करता है, इसको आपका एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करता है, इस लाइन में आप देख सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर है। फिर ये तो है दो अप्रोचेस। थर्ड अप्रोच है कि आप अपनी डेटाबेस की फाइल्स को रॉ डिवाइसेस के ऊपर सेव कर लें। अब रॉ डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिनके ऊपर फॉर्मेटिंग सिस्टम्स अप्लाई नहीं हुए होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना NTFS FAT, ये फॉर्मेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर आप कोई ऐसी स्टोरेज डिवाइस, ऐसी डिवाइस यूज करो जिसमें डाटा को सेव किया जाए, लेकिन उस डिवाइस को किसी फाइल सिस्टम से आपने फॉर्मेट ना किया हो, तो फिर ये आपके पास रॉ डिवाइसेस को यूज करने का मैकेनिज्म है डाटा को सेव करने का। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डायरेक्टली आपकी रॉ डिवाइस को एक्सेस कर लिया करेंगी। आपकी एप्लीकेशंस जब भी डाटा चाहेंगी वो डायरेक्टली आपकी डिवाइसेस को जो है वो यूज कर लिया करेगी, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल सिस्टम उन डिवाइसेस के ऊपर आपने एप्लीकेट ही नहीं किए, तो इसलिए फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो रॉ डिवाइसेस आर डिस्क पार्टीशंस, अब वो कहता है ये पार्टीशंस हैं या लॉजिकल वॉल्यूम्स हैं, नॉट फॉर्मेटेड विद इन अ फाइल सिस्टम। प्राइमरी बेनिफिट क्या है, अबिलिटी टू परफॉर्म डायरेक्ट इनपुट आउटपुट एंड राइट लार्ज बफर्स, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट कर सकते हैं आप लोग। अब वो कहता है डायरेक्ट इनपुट आउटपुट में क्या होगा, एप्लीकेशंस राइट टू एंड रीड फ्रॉम डिवाइस डायरेक्टली बाईपासिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास कर देंगे। तो ये तीसरा मैकेनिज्म है डेटाबेस की फाइल्स को सेव करने का। चौथा मैकेनिज्म है क्लस्टर फाइल सिस्टम, जिसमें आपको पता है शेयरिंग कर दी जाती है, मल्टीपल सिस्टम्स के दरमियान जो है वो शेयर कर दिया जाता है। मल्टीपल सिस्टम्स को क्लस्टर में मल्टीपल सिस्टम्स का एक क्लस्टर बना दिया जाता है, फिर उन तमाम सिस्टम्स के लिए एक शेयर्ड फाइल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। अब आपकी जो भी डेटाबेस की फाइल्स हुआ करेंगी उस शेयर्ड फाइल सिस्टम में सेव हुआ करेंगी, ताकि जब भी किसी सिस्टम को रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है उसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये सारा वही है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आपने मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी पढ़ी थी, तो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बेसिकली क्लस्टर फाइल सिस्टम के अंदर जो यूज किया जा रहा है। जी, ये डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं, क्लियर है ये वाले? हाँ जी बेटा। जी सर।
तो ये बेसिकली मैकेनिज्म्स हैं जिनको यूज करते हुए आप डेटाबेस की फाइल्स को बेसिकली जो है वो सेव कर लेते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में। डाटा फाइल्स को भी पढ़ा हुआ है। डाटा फाइल्स की डिस्क्रिप्शन, इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। आपको पता है कुछ परमानेंट फाइल्स होती हैं, जैसे परमानेंट टेबल स्पेस होती है और टेम्पोरेरी टेबल स्पेस होती है। इसी तरह से परमानेंट डाटा फाइल्स होती हैं और टेम्पोरेरी डाटा फाइल्स होती हैं। इनकी डिटेल में पहले पढ़ चुकी हुए हैं हम लोग। परमानेंट टेबल स्पेसेस के अंदर परमानेंट डाटा फाइल्स जाती हैं और टेम्पोरेरी टेबल स्पेसेस के अंदर टेम्पोरेरी डाटा फाइल्स जो हैं वो सेव की जाती हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन के ड्यूरेशन के दौरान जो परमानेंट होती हैं वो सेशन से बियॉन्ड होती हैं। और टेम्पोरेरी जो आपकी फाइल्स होती हैं ना, उनको बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक हैश, सॉर्ट, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए टेम्पोरेरी फाइल्स को आप यूज करते हैं। इनकी डिटेल हमने पहले देखी हुई है। फिर कंट्रोल फाइल क्या होती हैं, इनका यूज भी हम पढ़ चुके हुए हैं डिटेल में काफी। रीडू लॉग फाइल्स क्या होती हैं ये भी पढ़ी हैं। आर्चिव्ड लॉग फाइल्स भी पढ़ चुके हैं। पैरामीटर फाइल्स भी हमने देखी थी कि आपके कुछ इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं जो कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स में पड़े होते हैं। दो तरह की आपकी पैरामीटर फाइल्स होती हैं। एक सर्वर पैरामीटर फाइल्स होती हैं जो कि डायनामिक कंसीडर की जाती हैं, और दूसरी आपकी जो है वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स होती हैं जिनको सिंपल पी फाइल कहते हैं। अब जब आप बात करते हैं सर्वर पैरामीटर फाइल्स की, तो दैट मीन्स कि ये कहाँ होंगी, ये सर्वर लोकेशन पे होंगी, जहाँ पे आपका जहाँ सर्वर के ऊपर ही आपका ओरेकल का इंस्टेंस क्रिएट होता है, या ओरेकल का जो डीबीए है, डेटाबेस है, जो आपका जो ओरेकल का डेटाबेस होता है वो सर्वर पे जो है वो क्रिएट होता है बेसिकली। तो सर्वर पैरामीटर फाइल भी सर्वर के ऊपर ही जो है वो लोकेट करती है, रिजाइड करती है ऑन मशीन वेयर ओरेकल डेटाबेस सर्वर एग्जीक्यूट। जहां आपका ओरेकल डेटाबेस सर्वर एग्जीक्यूट होता है वहीं पे आपकी ये सर्वर एसपी फाइल होती है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, कहता है स्टोर्ड इन सर्वर पैरामीटर फाइल आर परसिस्टेंट। डाटा जो भी कंटेंट्स एसपी फाइल में रखेंगे वो परसिस्टेंट होंगे। परसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, इन दैट एनी चेंजेस मेड टू द पैरामीटर्स while an instance is running can persist across instance shutdown and startup। आपने अगर किसी ओरेकल के इंस्टेंस में चेंजेस किए हैं कुछ पैरामीटर्स में, तो वो चेंजेस परसिस्टेंट रहेंगी। परसिस्टेंट का मतलब ये है, अगर आप उस ओरेकल के इंस्टेंस को बंद करके दोबारा ऑन भी करोगे ना, तो जो चेंजेस आपने किए होंगी वो चेंजेस आपको नजर आएंगी। जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स हमने पढ़े थे ना, कि स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यूज को शेयर कर दिया जाता है, ये उस तरह का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका। तो परसिस्टेंट होती हैं ये वाली। और जब भी ओरेकल का इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले ओरेकल का इंस्टेंस कोशिश ये करता है कि वो एसपी फाइल को लोकेट करे। अगर एसपी फाइल ना मिले तो फिर वो पी फाइल की तरफ जाता है, जो कि आपकी सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, फिर यहाँ लोकेशंस भी बताई गई हैं, ये हमने पहले पढ़ी हुई हैं कि एसपी फाइल की लोकेशन क्या होती है आपके पास। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस चीज को, इस लाइन में। यहाँ डिफरेंसेस बताए गए हैं। फिर अलर्ट और ट्रेस लॉग फाइल्स आ जाती हैं, ये भी हमने डिटेल में पहले पढ़ी हुई हैं। वैसे एरर कंडीशंस वगैरह जो होती हैं वो बेसिकली अलर्ट फाइल्स के अंदर जो है वो मेंटेन की जाती हैं। आपके जो भी एरर्स वगैरह जो हैं वो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, जैसे यहाँ पे है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब कुछ गलत हो रहा होगा तो आप कहाँ लिखेंगे इन चीज़ों, जो चीज़ें गलत हो रही होंगी उनके 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 स्टेटस को कहाँ मेंटेन करेंगे, अलर्ट लॉग के अंदर। अगर बैकग्राउंड प्रोसेसेस में या यूजर सेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो फिर आप उनको ट्रेस लॉग फाइल्स के अंदर लिखेंगे। अलर्ट लॉग फाइल्स और ट्रेस लॉग फाइल्स दोनों डिफरेंट है। अगर नॉर्मली प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपके पास तो आप उनको जो है वो अलर्ट लॉग्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड प्रोसेसेस में या यूजर सेशंस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर आप उनको ट्रेस लॉग फाइल्स में लिखेंगे। फिर इसका डेस्टिनेशन क्या डेस्टिनेशन होगी, ये आपके पास एक पैरामीटर होता है, आप इस पैरामीटर की मदद से डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हैं।
फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस हमने डिटेल में पहले पढ़े थे, ये वाले। ओरेकल मैनेज फाइल भी हम पढ़ चुके हैं, पासवर्ड फाइल्स भी हमने पढ़ी थी, ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। फिर ये ओरेकल का मेमोरी स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने एसजीए का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा था, एसजीए के पार्ट्स पढ़े थे हमने। तो मैं इनको डिटेल में दोबारा नहीं करवाऊंगा, ये देख सकते हैं, ये सारे पार्ट्स एसजीए के हैं। बफर कैशे, रीडू लॉग बफर, जावा पूल, स्ट्रीम पूल, शेयर्ड पूल, ये सारे लार्ज पूल, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके बेसिकली एसजीए के पार्ट्स हैं। सिस्टम ग्लोबल एरिया, जब भी आपका इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके फौरन बाद कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब भी इंस्टेंस क्रिएट होता है उसको बेसिक उस इंस्टेंस को मेमोरी में से एक एरिया एलोकेट कर दिया जाता है, जो बेसिकली सिस्टम ग्लोबल एरिया कहलाता है। अब सिस्टम ग्लोबल एरिया का साइज क्या होगा मैक्सिमम, और इसके साइज को मेजर कैसे करते हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ग्रैनल्स के अंदर हम साइज को मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके साइज को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर भी होता है, जिसे SGA_max_size कहते हैं। इस पैरामीटर की मदद से हम मैक्सिमम साइज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम ग्लोबल एरिया का। और याद रखें, क्योंकि रैम में से इसको साइज दिया जाता है, तो डेफिनेटली जब रैम में से इसको साइज दिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसका साइज जो है वो रैम के साइज से कम नहीं होना चाहिए। जो आप SGA जो है सिस्टम ग्लोबल एरिया जो आप अलॉट कर रहे हो, बेसिकली वो उसका साइज कम होना चाहिए। ये ना हो कि रैम से ज्यादा साइज आप जो है वो SGA को अलॉट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम। फिर इसके कुछ कैशेज भी हमने पढ़े थे, जिसमें से एक कैशे थे बफर कैशे। तो बफर कैशे के साइज को मेंशन करने के लिए हम DB_कैशे_ साइज यूज करते थे। आगे वो कैशेज की डिटेल भी आ जाएगी वैसे। फिर लॉग बफर, इसमें एक लॉग बफर भी था, ठीक है। तो लॉग बफर जिसमें रीडू एंट्रीज वगैरह जो है वो की जाती हैं, रीडू लॉग बफर, जिसे रीडू लॉग बफर कहते हैं। एक रीडू फाइल होती है, रीडू फाइल में चीजों को मेंटेन करने से पहले बेसिकली रीडू लॉग बफर में चीजें जो है वो मेंटेन की जा रही होती हैं। मतलब जो चेंजेस परफॉर्म की जा रही होती हैं वो रीडू लॉग बफर में की जा रही होती हैं, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस की डिटेल। अब रीडू लॉग बफर से फिर हम उठा के रीडू लॉग फाइल में मेंटेन करते हैं, जो कि डाटा फाइल होती है हमारी। तो रीडू लॉग बफर का साइज कैसे मेंशन करते हैं, इस तरह से मेंशन करते हैं, log_ बफर से। फिर एक शेयर्ड पूल भी हमारा होता है, शेयर्ड पूल, उसका साइज कैसे मेंशन किया जाता है। ये भी शेयर्ड पूल भी एक बेसिकली बफर ही होता है, जो SGA का पार्ट होता है। shared_pool_size, ये पैरामीटर यूज करते हुए टोटल साइज जो है वो डिफाइन किया जाता है। फिर लार्ज पूल, इसी तरह से आपके पास एक आ जाता है जावा पूल। जावा के रिलेटेड जितनी भी ओरेकल में आपने स्टेटमेंट्स यूज करनी होती हैं वो जावा पूल में होती हैं। तो जावा पूल का साइज मेंशन करने के लिए आपके पास ये पैरामीटर है java_pool_size। फिर यहाँ एक टर्म, एक चीज, एक पैराग्राफ में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, साइज ऑफ SGA कैनॉट एक्सीड द पैरामीटर। अब वो बता रहे हैं SGA का साइज जो है वो इस पैरामीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस द कॉम्बिनेशन ऑफ साइजेस ऑफ एडिशनल पैरामीटर्स। फिर कुछ एडिशनल पैरामीटर्स हैं, जैसे ये हैं DB_कैशे, साइज log_बफर। जो आपके पास SGA का साइज है टोटल मैक्सिमम, वो आपने मेंशन किया होगा SGA_max_size की मदद से। वो कहता है कि SGA का टोटल साइज इस SGA_max_size माइनस इन पैरामीटर्स की जो साइजेस हैं, इनको अगर माइनस किया जाए SGA_max_size में से। फर्ज करें SGA_max_size का मतलब है 1000, और ये जो नीचे पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू बनती है 200। तो 1000 माइनस 200 क्या बनेगा, 800। तो मैक्सिमम आपका जो SGA का साइज है वो 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ SGA कैनॉट एक्सीड द पैरामीटर, SGA का साइज जो है वो 800 से ज्यादा ना हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इसने बेसिकली एक्सप्लेन किया इस जगह पे।
फिर आगे वो ग्रैनुल की बात करता है। ग्रैनुल में जो है वो हम इसको मेजर करते हैं। अगर SGA जो है वो लेस देन हो 1 GB से, इन टोटल ईच ग्रैनुल इज 4 MB। अगर SGA जो है वो ग्रेटर देन हो 1 GB से, तो 16, हर ग्रैनुल का जो है 16 MB साइज होगा, हर ग्रैनुल का। फिर आ जाते हैं बफर कैशे पे, जो कि एक किस्म का बफर है जो कि SGA का पार्ट है। क्यों यूज किया जाता है? डाटा फाइल में चीजें मेंटेन करने से पहले ना आप बफर कैशे में रखते हो। और डाटा फाइल में क्या चीजें मेंटेन की जाती हैं? आपका जो ओरिजिनल डाटा होता है, जो आपने सेव करना होता है, चाहे मॉडिफिकेशन करने के बाद सेव करो, चाहे इंसर्शन करने के बाद सेव करो, जो भी करना हो, तो पहले बफर कैशे में रखा जाता है। फिर 1 by 1 बफर कैशे से उठा के जो है वो हम अपने डाटा फाइल्स के अंदर जो है वो सेव करते हैं। तो यहाँ इन्होंने सारा एक्सप्लेन ये किया हुआ है। मेमोरी एक्सेस इज क्विकर। इससे देखें कॉन्सेप्ट क्या है। बफर कैशे आपकी स्पीड को, ओरेकल के इंस्टेंस की स्पीड को या एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाता है? जब आपके पास रिकॉर्ड्स जो कि आपको डाटा फाइल्स में से निकालने हैं, अगर आपने वो रिकॉर्ड्स निकाल के बफर कैशे में रखे हुए हैं, तो ओरेकल के इंस्टेंस को जब भी उन रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, ओरेकल का इंस्टेंस सिंपली क्या करेगा, बजाय इसके कि ओरेकल का इंस्टेंस डाटा फाइल्स में जाए, वो बफर कैशेस में से उन फाइल्स को रीड कर लिया करेगा। तो इससे क्या होगा, उनकी एक्सेस क्विकर हो जाएगी, जल्दी से वो अपना काम कर लेंगे। तो ये इस लाइन में बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज को। If the data has been accessed multiple times, then it is beneficial to place that data in cache for quicker future access. तो बार बार डाटा फाइल से एक्सेस करने की बजाय आप उसको कहाँ रख लो, आप उसको जो है वो बफर कैशे में सेव कर लिया करें। तो ये इसके बेनिफिट्स इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। फिर डेटाबेस का बफर कैशे का साइज आप कैसे मेंटेन करते हैं? ये db_block_size, ये एक पैरामीटर है, इसकी मदद से आप लोगों ने इसका साइज जो है वो डिफाइन करना होता है। जैसे ये देख सकते हैं बफर कैशे के साइजेस, डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं। फिर एक ये क्यूरी दी गई है बेसिकली, जिसको यूज करते हुए आप डिटेल जो है वो कैशेज की जो है वो निकाल सकते हैं। ये क्यूरी है जो दी गई है यहाँ पे, आप इसको यूज करते हुए डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं, जितनी भी आप निकालनी हो। कीप बफर पूल, ये भी SGA का पार्ट होता है। और जो आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उस प्रोसेसिंग को आप नॉर्मली जो है वो बफर पूल में रखते हैं। इसका साइज db_keep_cache_ साइज की मदद से जो है वो मेंटेन किया जाता है। फिर रिसाइकल बफर पूल आता है, जिसमें आप उन चीज़ों को सेव करते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे यहाँ है टेबल डाटा दैट इज अनलाइकली टू बी रीयूज्ड थ्रू आउट द डेली प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें वो रिकॉर्ड्स रखेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं पड़ रही। कीप बफर पूल में वो रिकॉर्ड्स रखते हैं जिनकी आपको डेली रूटीन में बार बार जरूरत होती है। तो आप क्या करते हो, बार बार बफर पूल में से फिर निकालते जाते हो। फिर शेयर्ड पूल आ जाता है, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं बेसिकली, सीक्वल की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, समटाइम्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करनी होती हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि एक यूजर ने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, हो सकता है दूसरा यूजर भी सेम उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। तो हम क्या करते हैं, फिर हम शेयर्ड पूल के अंदर उन स्टेटमेंट्स को सेव कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए तो सारी प्रोसेसिंग उन स्टेटमेंट्स की करने की बजाय सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को शेयर्ड पूल में से कॉल कर दिया जाए। सारी प्रोसेसिंग आगे आप देखेंगे भी पार्स ट्रीज मेंटेन की जाती हैं, एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाता है। तो बार बार एग्जीक्यूशन प्लान और पार्स ट्री क्रिएट करने की बजाय हम एक दफा क्रिएट करके शेयर्ड पूल में रख देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड सीक्वल स्टेटमेंट्स रखी जाती हैं शेयर्ड पूल में। मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा डेफिनेशंस, चूंकि शेयर्ड पूल के दो पार्ट्स होते हैं, लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे। लाइब्रेरी कैशे में आपकी सीक्वल स्टेटमेंट्स,
और डाटा डिक्शनरी का जो आपका जो रिकॉर्ड होता है, जो डिटेल होती है, वो आप डाटा डिक्शनरी कैशे में रखते हैं। डाटा डिक्शनरी फाइल में सेव करने से पहले आप चीजों को डाटा डिक्शनरी कैशे में सेव करते हैं, फिर डाटा डिक्शनरी कैशे में से निकाल के आप फाइल में सेव करते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली इन्होंने डायग्राम के जरिए से दिखाया भी है कि शेयर्ड पूल में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये नीचे एक्सप्लेन किया गया इनको, आप ये देखिएगा खुद ही। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ दिखाने का आपको पर्पस ये है कि यहाँ से कोई ऐसी चीज जो हमने स्किप की हो चैप्टर 1 में, वो हमारी कम से कम कंप्लीट हो जाए यहाँ से। इसलिए मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीजें जो है वो खुद दिखा रहा हूँ। फिर रीडू लॉग बफर, अभी हमने बात भी की थी, एक रीडू लॉग फाइल होती है। जितनी भी चेंजेस की जाती हैं उन चेंजेस का रिकॉर्ड रीडू लॉग फाइल में रखा जाता है। रीडू लॉग फाइल में रखने से पहले हम रीडू लॉग बफर में रखते हैं, फिर बफर से निकाल के हम रीडू लॉग फाइल में रखते हैं। तो रीडू लॉग बफर क्या करता है? रिकॉर्ड्स ऑल चेंजेस मेड टू द डेटाबेस डेटा ब्लॉक्स। डेटाबेस के ब्लॉक्स में आपने जो भी चेंजेस करनी होती हैं उनके रिकॉर्ड्स आपने रीडू लॉग बफर में रखने होते हैं। प्राइमरी पर्पस क्या है कि आप रिकवरी मैकेनिज्म्स के लिए यूज करते हो। अगर इंस्टेंस क्रैश कर जाए तो आप रिकवर कर सकते हैं। चेंजेस रिकॉर्डेड विद इन आर कॉल्ड रीडू एंट्रीज। अब डेटाबेस के टेबल्स में जो जो चेंजेस की जाती हैं उन चेंजेस का जो रिकॉर्ड आप रखते हो ना, उसमें से हर एक रिकॉर्ड को रीडू एंट्री कहा जाता है। रीडू एंट्रीज कंटेन इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द रीडू चेंजेस। अब वो कहता है रीडू एंट्रीज करती क्या है, आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड को बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इनके साइज को आपने कैसे डिफाइन करना है? लॉग अंडरस्कोर बफर के पैरामीटर की मदद से। और आपको याद होगा बैकग्राउंड प्रोसेस एक जिसे हम LGWR कहते हैं, लॉग राइटर। जब भी आपने रीडू लॉग बफर से रीडू एंट्रीज को निकाल के रीडू लॉग फाइल में रखवाना होगा, तो ये वाला आपका बैकग्राउंड प्रोसेस यूज होगा जिसे हम कहते हैं लॉग राइटर। तो लॉग राइटर का आपका बेसिकली जो है वो यूज किया जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस, जिसको आगे जाके हम देखेंगे भी, देखिएगा आप। तो रीडू लॉग बफर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है लार्ज पूल। Large pool is an optional memory structure that primarily relieves the memory burden placed on the shared pool. Shared pool के ऊपर जो burden दिया होता है आपने, basically उसको जो ये थोड़ा सा relieve करता है। Large pool is used for following task. क्या क्या काम करता है? Allocate space of session memory requirements. Sessions की डिटेल को सेव करता है। Transactions that interact with more than one databases. कुछ transactions ऐसी होती हैं जो distributed environments में काम करती हैं और मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ जो है वो इंटरेक्शन करती हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्शन करती हों, उनका रिकॉर्ड बेसिकली कहाँ रखा जाता है? उनका रिकॉर्ड आप लार्ज पूल के अंदर रखते हैं, ठीक है, ताकि आप बैकअप और रिस्टोर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकें रिकवरी मैनेजर की मदद से। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, इफ लार्ज पूल इज टू स्मॉल मेमोरी एलोकेशन फॉर बैकअप विल फेल। लार्ज पूल का साइज आपने रीजनेबल रखना है, अगर बहुत छोटा रखेंगे तो आपके लिए बैकअप जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक। फिर जावा पूल, ओरेकल में अगर जावा को यूज करना है तो जावा के रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आप ओरेकल जावा पूल के अंदर जो है वो फिर सेव करते हैं। इसी तरह से ओरेकल में आप लोगों को समटाइम्स स्ट्रीम्स की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आप लोगों को क्या करना पड़ता है? ओरेकल स्ट्रीम फीचर्स यूज करने पड़ते हैं ओरेकल के अंदर। तो ओरेकल स्ट्रीम फीचर्स के लिए जो कोड और जो स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं ना हमें, वो कोड और वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेसिकली स्ट्रीम पूल्स के अंदर सेव किए जाते हैं। तो स्ट्रीम पूल्स का काम है ऐसा कोड या ऐसा स्ट्रक्चर मेंटेन करना जिनकी मदद से हम ओरेकल का स्ट्रीम फीचर जो है वो एक्सेस कर सकें या स्ट्रीम फीचर जो है वो यूज कर सकें। स्ट्रीमिंग आप पढ़ भी चुके हैं वैसे सेकंड सेमेस्टर में, फाइल मैनेजमेंट जिसके थ्रू हमने पढ़ी थी, जिसमें हम फाइल्स को यूज करते हैं और या सॉकेट्स को यूज करते हैं या फाइल्स को यूज करते हैं, इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। फिर लाइब्रेरी कैशे है। ये एक डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पे।
अगर आपको याद हो, जब भी एक प्रोसेस, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया जिसे पीजीए कहते हैं, जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो हर प्रोसेस को सेपरेट सेपरेट पीजीए एलोकेट किया जाता है। जैसे यहां से आप देख सकते हैं, दो प्रोसेसेस हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट पीजीए जो है वो एलोकेट किया गया है। लेकिन दोनों प्रोसेसेस या दोनों यूजर्स क्या कर रहे हैं, सेम क्यूरी को परफॉर्म कर रहे हैं, सेम क्यूरी को, ठीक है। इसलिए इन दोनों प्रोसेसेस को हमने जो शेयर्ड सीक्वल एरिया है ना, वो सेम अलॉट किया हुआ है। लाइब्रेरी कैशे के अंदर एक शेयर्ड सीक्वल एरिया होता है। अगर तो मल्टीपल प्रोसेसेस सेम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हो तो फिर क्या किया जाता है, फिर आपकी जो क्यूरी की डिटेल्स होती हैं वो शेयर्ड सीक्वल एरिया में रखी जाती हैं। जैसे इस वक्त उसने यहाँ पे किया हुआ है। क्लाइंट प्रोसेसेस, हर क्लाइंट प्रोसेस के लिए एक सेपरेट सर्वर प्रोसेस होता है नॉर्मली, ठीक है। अब देखें दोनों क्लाइंट प्रोसेसेस ने क्यूरी सेम चलाई है, ये देखें यहाँ पे ये क्यूरी सेम है, तो इसलिए फिर क्या किया गया है, दोनों सर्वर प्रोसेसेस को शेयर्ड सीक्वल एरिया के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो क्यूरीज हैं वो शेयर्ड सीक्वल एरिया में रख दी जाएंगी। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया इसी चीज को कि शेयर्ड सीक्वल क्या है और प्राइवेट सीक्वल आपका क्या है। फिर डाटा डिक्शनरी कैशे हो चुकी है बात इसके ऊपर। पहले प्रोग्राम ग्लोबल एरिया के ऊपर भी हमने बात की है कि प्रोग्राम ग्लोबल एरिया क्या होता है। पीजीए कंटेन्स इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर प्राइवेट और सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो पीजीए में रखी जाती है। दैट इंडिविजुअल्स यूजर्स नीड, जिनकी इंडिविजुअल यूजर्स को जो है जरूरत पड़ती है। अब कंटेंट्स में क्या होगा पीजीए के, ये कुछ चीजें हैं कंटेंट्स में रखी गई, जैसे सॉर्ट एरिया, हैश मैप, बिटमैप, मर्ज, सेशन मेमोरी, और ये आपका सीक्वल एरिया है। फिर प्रोसेसेस की तरफ आ जाएं तो हमारे पास एक क्लाइंट प्रोसेस होता है और एक ओरेकल प्रोसेसेस होते हैं। क्लाइंट प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको क्लाइंट यूज करते हुए रिक्वेस्ट करता है, ओरेकल के सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। अब ओरेकल प्रोसेसेस में कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं और कुछ सर्वर प्रोसेसेस होते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं, जब आप ओरेकल का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। मसलन क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, ये क्रैश रिकवरी परफॉर्म करते हैं इंस्टेंस की, इसी तरह से प्रोसेसेस की क्लीनिंग करते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस की, इसी तरह से बफर कैशे से लेके डाटा फाइल्स में रखते हैं, रीडू बफर से डाटा लेके रीडू फाइल्स में रखते हैं, रीडू फाइल्स में डिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रिकवरी मैनेजमेंट करते हैं, इसी तरह से ये चेक पॉइंट की मैनेजमेंट करते हैं। ये हमने बैकग्राउंड प्रोसेसेस डिटेल में पढ़े थे। ये किसका पार्ट है, ओरेकल प्रोसेसेस का पार्ट है। फिर आ जाता है सर्वर प्रोसेसेस, जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। क्लाइंट्स ने जो काम कहा होता है उस काम को पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पे दीज प्रोसेसेस पार्स सीक्वल क्यूरीज, ये प्रोसेसेस क्या करते हैं, सीक्वल क्यूरीज को पार्स करते हैं, इनको शेयर्ड पूल में रखते हैं क्यूरीज को, फिर क्रिएट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी प्लान हर क्यूरी का, और उसके बाद रीड बफर्स फ्रॉम डेटाबेस बफर कैशे टू डिस्क, फिर बफर कैशे से डाटा को रीड करके कैशे के अंदर जो है वो सेव कर देते हैं, फाइल के अंदर, सॉरी डेटाबेस फाइल्स के अंदर सेव कर देते हैं। तो तीसरा जो ओरेकल का प्रोसेस है वो है स्लेव प्रोसेस। ये क्या करता है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस और सर्वर प्रोसेसेस के अलावा जो काम होते हैं वो इसने परफॉर्म करने होते हैं। मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ फिर इसके बाद बंद करते हैं इसको। ये एक डायग्राम आपके सामने है। यहाँ यूजर प्रोसेसेस होते हैं आपके, क्लाइंट जिनको यूज करते हुए क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पे होते हैं आपके सारे, ठीक है। ये आपके पास ओरेकल के प्रोसेसेस हैं। इनमें से एक प्रोसेस है सर्वर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस क्या करता है, सर्वर प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करता है और सर्वर प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है जो भी काम यूजर प्रोसेस ने या क्लाइंट प्रोसेस ने परफॉर्म करना होता है।
तो सर्वर प्रोसेस ने फिर आगे काम को जो है वो इनिशिएट करना होता है या काम को आगे जो है वो मजीद बढ़ाना होता है। तो ये ओवरऑल सिंपल एक डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी थोड़ी सी टफ डायग्राम भी है वो भी देखेंगे, ये जिसमें बेसिकली सर्वर्स के रिलेटेड जो है वो चीजें देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं इसको। जी काफी है, इसके बाद और पढ़ना है?